हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन के ऊपर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, अदरवाइज 2 और 3 मार्क्स का तो इसमें से पक्का आएगा। तो पहले पूछते हैं कि व्हाट इज़ कोरोजन, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन एंड एक्सप्लेन द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। कोरोजन को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। जैसे हम आयरन जो है, आयरन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। आयरन को हम हेमेटाइट या मैग्नेटाइट ओर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन हम बनाते हैं। लेकिन हमने नेचर के अगेंस्ट जाके ये काम किया। नेचर में तो आयरन किस फॉर्म में है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की फॉर्म में, लेकिन हमने अपने केमिकल मेथड से आयरन की एक्सट्रैक्शन की। लेकिन नेचर दोबारा से उस आयरन को ऑक्सीडाइज करवा के रस्ट बना देती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की हमने जो एक्सट्रैक्शन की वो किससे की, बॉक्साइट ओर से। और बॉक्साइट ओर से जो हमने एल्यूमिनियम निकाला उसको हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो दोबारा से वाइट कलर का जो है कंपाउंड बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही जो कॉपर हमने एक्सट्रैक्शन की थी उसका ग्रीन कलर का कंपाउंड बना देती है जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, CuCO3 और ऐसे जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर भी ब्लैक कलर का जो है कंपाउंड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड। कोरोजन कई मेटल के लिए तो लाभदायक भी है, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम का जब कोरोजन होता है तो उसके ऊपर जो कोरोडेड सब्सटेंस बनता है वो एल्यूमिनियम से भी हार्ड होता है। लेकिन कोरोजन कुछ मेटल के लिए बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे आयरन की अगर हम बात करें, आयरन के ऊपर कोरोजन जब होता है, रस्टिंग जब होती है तो उसकी जो लेयर बनती है रस्ट की वो फूल जाती है, पील ऑफ फ्रॉम द सरफेस, और फिर फ्रेश आयरन को अलाउ कर देती है टू गेट ऑक्सीडाइज फर्दर। तो कोरोजन इज ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर मेटल्स लाइक आयरन एज द ब्राउन कलर्ड रस्ट फॉर्म्ड पील्ड ऑफ दूर हट जाता है to allow fresh surface to come in contact of air and to get oxidized again। तो कोरोजन की जो हम डेफिनेशन कहेंगे कि भी मेटल है जो वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक गैसेस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। तो स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। धीरे धीरे हवा में जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो धीरे धीरे मेटल को क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, कंपाउंड में, रस्ट में, आयरन के केस में कहें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब जो आयरन है, आयरन में क्योंकि रस्ट बनता है कोरोजन से, तो आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की ज़रूरत है कि क्या कहना चाह रहा है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, उसके अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है। कुछ रिएक्शन एनोड पे होती हैं, कुछ रिएक्शन कैथोड पे होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसी सेल के हिसाब से, उसी थ्योरी के हिसाब से हम रस्टिंग को जो है समझाएंगे। तो रस्टिंग को समझाने के लिए हम मतलब इस थ्योरी पे तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक ये आयरन की रोड, ये जो बराबर में दिखा रखी है रेक्टेंगल शेप में, ये आयरन मेटल है। इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम एनोड मान लेते हैं और राइट वाला हिस्सा जो है वो हम कैथोड मान लेते हैं। लोन पढ़ते हैं हम, लोन, LOAN। एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब
ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे नेगेटिव भी लगाना है एनोड के साथ, और दूसरी तरफ क्या बढ़ाएंगे हम, कैथोड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस थ्रू सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होती है, वैसे ही हम इसको मान के चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की कैसे बात आती है कि आयरन की सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर आके कोई पानी की बूंद चिपक गई, या कोई मॉइस्चर है, जब वो हवा में था, हवा में CO2 तो होती है कम से कम, और भी कई गैसेज हो सकती हैं, लेकिन CO2 को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। SO2, NO2 वगैरह, इवन N2O वगैरह या NO वगैरह वो होंगी तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, लेकिन CO2 तो है ही। तो CO2 वाटर या मॉइस्चर के साथ जो है डिजोल्व होके और क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा आयंस में, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, और ये आयन अगर बन गई तो वाटर भी आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो जो ये आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन से क्या बन गई, आयन बन गई, एंड आयन विल अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन यही थी कि हमारी इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन होने चाहिए, और वो आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले होने चाहिए। अब जो लेफ्ट वाला सिरा जिसको हमने एनोड मानना है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सेकंड पार्ट जो है अब हम कर लेते हैं एज एनोड। एनोड की तरह काम करेगा आयरन। Fe gives Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो क्योंकि पॉजिटिव है इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो इसका ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कैथोड की तरह कौन काम करेगा? अब देखो ये सरफेस देखो आप, ये डायग्राम देखो। एनोड पे क्या हुआ है, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन की सरफेस से होते हुए चले जाते हैं कैथोड की तरफ, और वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो वो हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो क्या रिएक्शन होंगी वो हम दिखाते हैं। थर्ड पार्ट ये एज कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स जो आयरन ने लूज किए थे वो आयरन की सरफेस से होते हुए दूसरे टर्मिनल पे चले गए, और वहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H हाइड्रोजन एटम बनाएगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम तो स्टेबल है नहीं, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, H2। तो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाने वाले होते हैं, लेकिन जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है, डिजोल्ड ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, वो ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है, वाटर। क्या बना दिया, देखो ये पहले में क्या हुआ, H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम बना दिया। अब 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। अब जो पहले वाली रिएक्शन है उसमें 1 हाइड्रोजन बना, दूसरे वाली रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन कैंसिल, तो 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। अब इस रिएक्शन की भी अगर हम EMF देखें तो वो भी क्या है, पॉजिटिव है। और EMF पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सेकेंड भी एक पॉसिबिलिटी और है इसके अलावा, कि जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है ना, यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये डिजोल्ड ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोक्साइड आयन बना देती है। यानी कि इक्वेशन 3 देखो, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH नेगेटिव। ये थर्ड इक्वेशन। ये रिएक्शन थर्ड याद करना, क्योंकि हम इसको फ्यूल सेल में भी यूज़ करने वाले हैं। आगे फ्यूल सेल पढ़ेंगे ना जब हम, तब उसमें भी ये रिएक्शन यूज होगी थर्ड, कि डिजोल्ड ऑक्सीजन
4 इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बना देती है 4 OH नेगेटिव, और इसके लिए भी EMF पॉजिटिव है। तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन में आल्सो फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दूसरी और तीसरी रिएक्शन है ये दोनों ही रिएक्शन होती हैं कैथोड पर। तो ये तो कैथोड पे रिएक्शन होगी, और एनोड पे क्या थी, एनोड पे रिएक्शन थी ये Fe gives Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड इक्वेशन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ओरल रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें इक्वेशन सेकंड जोड़ दी। अब फर्स्ट इक्वेशन तो आपको याद होगी कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या लेते हैं हम, Fe gives Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड इक्वेशन जो है उसके साथ ऐड करते हैं इसको हम। तो सेकंड इक्वेशन में क्या क्या है 4H पॉजिटिव प्लस O2। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया था, तो वहाँ पे रिएक्टेंट में Fe आ गया। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट में क्या है 2H2O, तो 2H2O लिख दिया। जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या बना है Fe2 पॉजिटिव, और क्योंकि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Fe2 पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में भी तो ऐड कर सकते थे ना, तो अगर थर्ड में ऐड करते हैं हम तो देखो क्या बनेगा, वहाँ से तो आएगा Fe gives Fe2 पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, तो ये आपको शायद 2 ना दिखाई दे रहा हो, ये देखो आयरन के साथ 2 तो है ही, और थर्ड इक्वेशन में हमारा आ गया 2H2O प्लस O2। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से प्रोडक्ट में क्या है 4OH नेगेटिव, तो 4OH नेगेटिव। इक्वेशन 1 में क्या है प्रोडक्ट में Fe2 पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2। तो दोनों ही रिएक्शन के लिए EMF पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि हमारी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस अब तक। अब क्या होता है, अभी हमारी ये सेकेंड इक्वेशन से बनाई या थर्ड इक्वेशन से बनाई, ये ओरल रिएक्शन आ गई हमारी, ये दोनों ही होंगी। दोनों में प्रोडक्ट में क्या बना है Fe2 पॉजिटिव, यानी कि फेरस। अब ये जो फेरस है इसको फेरिक में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना इसको मैं समझाता हूँ। क्या याद रखना तुम्हें, Fe2 पॉजिटिव प्लस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि O2 प्लस वाटर गिव्स Fe2O3, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया क्या बनना था फेरिक ऑक्साइड, तो Fe2O3। याद करने के लिए बस क्या है, केवल क्या याद कर लो 8H पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हैं तो वाटर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाटर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 8 हो जाए, हाइड्रोजन 2 हैं वाटर में तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऑक्सीजन होगी वाटर में, ऑक्सीजन कितनी है वाटर में 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, प्लस इससे पहले 2 ऑक्सीजन और हैं, 4 और 2 6 ऑक्सीजन होगी टोटल। तो प्रोडक्ट में Fe2O3 था तो उसमें 3 ऑक्सीजन थी, तो इसको 6 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें हम 2 से। अब आयरन कितने हो गए Fe2O3 में, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4, तो रिएक्टेंट में आयरन 4 होने चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ये Fe2O3 बनता है ये आसानी से क्या हो जाता है हाइड्रेटेड एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट। Fe2O3 प्लस XS2O फॉर्म Fe2O3 डॉट XS2O, तो इस तरह से ये रस्ट बन जाएगा। एज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड एट एनोड, मतलब एनोड पर ऑक्सीजन बार बार कंज्यूम हो रही है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है एनोड पे, तो इसलिए रस्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम सोचते हैं कि एनोड पे बनेगा, लेकिन रस्ट कहाँ पे बनता है कैथोड पे, क्योंकि एनोड पे आयरन का ऑक्सीडेशन करवाने में ऑक्सीजन का लेवल
कम हो जाता है। और एक बार फिर इसको आप स्टार्टिंग से रिवाइज करें, है ना, दोबारा प्ले करके रिप्ले करके दोबारा से समझ लें, ना समझ में आया तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, क्या क्या फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोरोजन डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी का लेवल देखेंगे कि हमारा मेटल कहाँ पर है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव वाला है तो उसका कोरोजन फास्ट होगा, अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है यानी कम रिएक्टिव है तो उसका कोरोजन स्लो होगा। दूसरी बात है प्योरिटी ऑफ मेटल, या इम्प्योरिटी कितनी है ना। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होंगी मेटल में उतना ही कोरोजन फास्ट होगा। और जो आयरन स्तंभ है जो दिल्ली में, तो आज तक वो कोरोड नहीं हुआ है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि मेटलर्जी का क्या लेवल था उस टाइम पे जब वो बनाया गया। थर्ड सैलिनिटी, सैलाइन अगर सॉल्यूशन है, सैलाइन यानी कि नमक का पानी अगर ज़्यादा है, सोल्ट अगर ज़्यादा है वाटर में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा है ना, जो कोरोजन करवा रहा है वाटर, अगर उसमें क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट, तो वो जल्दी आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, तो वो कोरोजन फास्ट करवाएगा। फोर्थ है ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा नमी होगी हवा में, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट अच्छी बनेगी और कोरोजन क्या होगा, फास्ट। और फिफ्थ पॉइंट है रफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। अगर हमारी सरफेस स्मूथ है, चिकनी है, तो उस पर मॉइस्चर रुक नहीं पाएगा, वो फिसल के गिर जाएगा। लेकिन रफ सरफेस है तो वो मॉइस्चर को ठहरने के लिए जगह देगा, तो वहाँ पर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोलाइट हमारी रुक जाएगी, तो वो कोरोजन फास्ट करवाएगी। अब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। भी कोरोजन की दो वजह हैं। कोरोजन के लिए क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ तो पानी, मॉइस्चर, वाटर, और दूसरी चीज़ एयर, और तीसरी चीज़ खुद मेटल, है ना। तो कोरोजन के लिए 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट करते थे हम, आयरन नेल को डाल देते थे पानी में, ठीक है, पहली केस उसमें कोरोजन हो गया था। दूसरी और तीसरी टेस्टों में क्या किया कि पानी को ना बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद क्या हुआ, देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो मछली जल में क्यों रहती है, क्योंकि जल में क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम पानी को बॉयल कर दें तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी। अब मछली को बॉयल्ड वाटर में छोड़ेंगे कूल करने के बाद, तो मछली जी नहीं पाएगी, क्योंकि सांस ही ना ले पाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं उसके अंदर। तो हमने क्या किया कि वाटर को हमने हीट कर दिया और उसकी ऑक्सीजन को निकाल दिया, एक्सपेल कर दी हमने बाहर, और उसकी सरफेस पे ऑयल डाल दिया। क्यों, ताकि और ऑक्सीजन डिजोल्व ना हो जाए। और फिर आयरन नेल्स को इसके अंदर डाला तो कोरोजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। दूसरी सिचुएशन में क्या किया हमने, आयरन नेल्स ली टेस्ट ट्यूब में, लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं था, मॉइस्चर नहीं था। कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया हमने वहाँ, कैल्शियम क्लोराइड डाल के और कॉटन लगा दी ऊपर। अब हवा तो है लेकिन हवा में मॉइस्चर नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हवा में मॉइस्चर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, रेडियो, पंखा, है ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, तो उनके साथ ना एक पाउच आता है जिसके अंदर कुछ वाइट से कलर का केमिकल होता है। वो इसीलिए डाला जाता है कि मॉइस्चर बाय चांस अंदर चला गया तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ख़राब होने से रोकेगा। तो कोरोजन के लिए क्या ज़रूरी है, हवा मतलब कि ऑक्सीजन, और पानी मतलब वाटर। तो हमने प्रोटेक्शन कर देनी है किस किस के बीच में, बैरियर प्रोटेक्शन, किस किस के बीच में बैरियर बना देना है, मेटल के बीच में और हवा पानी के बीच में। तो मेटल एक तरफ, हवा पानी दूसरी तरफ, और बीच में जो प्रोटेक्शन करवाएगा।
कैसे करवा सकते हैं हम? ऑयल लगा दें मेटल की सरफेस पे। ऑयल लगाने से क्या होगा कि हवा पानी मेटल के साथ चिपक ही नहीं पाएगी, क्यों? फिसल जाएगी। ग्रीस लगा दें, ग्रीसिंग, ग्रीस। पेंट कर दें, पेंट। और देखो पेंट करना, या कई बार क्या होता है जैसे रिम होते हैं, रिम किसी व्हीकल के, बग्गी वगैरह के या किसी के, तो उसके ऊपर काला तेल लगा देते हैं गाँव वगैरह में। काला तेल क्या है? ऑयल ही तो है ना, वो ब्लैक हो जाता है। और पेंट में क्या करते थे हम? पेंट में कोई भी पेंट बना दें, है ना, पेंट लगा दें, पेंट का जो बेस है वो ऑयल वाला ही होता है, तो वो अब हवा को उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा। या हम उसके ऊपर ऐसे मेटल की कोटिंग करवा दें जिसकी रिएक्टिविटी कम है या जिसका कोरोजन नहीं होता, ठीक है, जैसे कॉपर, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम वगैरह। क्योंकि एल्यूमिनियम का कोरोजन होगा तो वो खुद एल्यूमिनियम से भी हार्ड होगा। एरोप्लेन वगैरह की जो सरफेस बनाते हैं एल्यूमिनियम की, तो उसमें खुद ऊपर एक उसकी ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हार्ड है और कोरोजन हो नहीं सकता। नहीं तो एल्यूमिनियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है, फिर भी उससे प्लेन बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसकी सरफेस को हम कोरोड करवा देते हैं। कोरोड होने से वो हार्ड हो जाती है उसकी सरफेस। और दूसरा मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम जिंक की लेयर, अगर हम क्या करें, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। अगर हम आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दें, तो जब तक लास्ट कतरा भी बाकी होगा ना जिंक का, वो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। पूरी सरफेस पे हमने जिंक चढ़ा दिया, कुछ सरफेस पे से जिंक खत्म हो गया और आधी कुछ सरफेस पे जिंक बाकी है, तो वो जिंक जब तक उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, जब तक वो एक कतरा भी बाकी है। तो जैसे मंदिर के सामने पुजारी खड़ा होकर क्या कहे कि जब तक मेरे खून का एक कतरा भी बाकी है मैं मूर्तियों को नहीं चुराने दूंगा, ऐसे जिंक करता है। लेकिन भी जिंक तो पहले ही रिएक्टिव है ना, तो जिंक की बजाय हमें तो कॉपर चढ़ा देनी चाहिए थी आयरन की सरफेस के ऊपर। कॉपर खुद कम रिएक्टिव। मान लो हम आयरन की सरफेस के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दें और बाई चांस कहीं से कॉपर हट जाए और वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए। अब मॉइस्चर होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, कॉपर कैथोड बन जाएगा, आयरन क्या बन जाएगा, एनोड। क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है ना वो बनता है एनोड, और नीचे आता है वो बनता है कैथोड, क्योंकि वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब आयरन ऊपर है, आयरन एनोड का काम करेगा, कॉपर नीचे है, कॉपर कैथोड का काम करेगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाएगा। तो अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट ऑक्सीडेशन होगा आयरन का। ये जो बात मैंने बोली है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाएं या आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग चढ़ाएं, तो थोड़ा सा हिस्सा टूटने के बाद किसका कोरोजन फास्ट होगा। जब आयरन के ऊपर कॉपर है तो सबसे, और उसको वो थोड़ी सी सरफेस हट गई कॉपर की, तो वहाँ पर आयरन का सबसे ज़्यादा फास्ट कोरोजन होगा। उसके बाद जब अकेला आयरन हो उसका, और उसके बाद जब जिंक चढ़ी हुई है कॉपर आयरन के ऊपर, वहाँ पर तो होगा ही नहीं। खैर जब तक हमारी जिंक है आयरन के ऊपर तब तक आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन कॉपर, जिंक, आयरन तो आपको पता ना रिएक्टिविटी सीरीज में कि सबसे ऊपर जो है जिंक है, फिर आयरन है, सबसे नीचे कॉपर है। लेकिन अगर वो कह दे ए बी सी 3 एलिमेंट है ना, लिख लो कॉपी में एक क्वेश्चन लिखो, ए के सामने रिडक्शन पोटेंशियल लिखो -0.40, बी के सामने
0.60 और C के सामने -0.90। पहला क्या था, A का -0.4, दूसरा -0.6 और लास्ट -0.9। तो कौन से मेटल की कोटिंग हम कौन से के ऊपर चढ़ा सकते हैं जिससे कि उनके हटने के बाद भी उसका जो है कोरोजन ना हो। तो ये जवाब आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जिंक क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज। और आयरन, बाय चांस आयरन का ऑक्सीडेशन हो भी जाए तो ये जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उनको वो गेन करके आयरन Fe2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से गेन कर लेगा, जो जिंक ने लूज किए थे, और आयरन बना देगा। अब देखो मैंने E नोट यहाँ पे हिंट भी मिल जाएगी आपको। E नोट 0.76 वोल्ट है माइनस, और दूसरे का E नोट कितना है -0.44। तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं। कौन सा ज़्यादा है, -0.44 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी सरफेस के ऊपर उस मेटल की कोटिंग करवा सकते हैं हम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। थर्ड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन। जो ये भी एक तरह से सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस कर देता है एक मेटल दूसरे के लिए। जैसे मंदिर के सामने पुजारी ने अपने आप को सैक्रिफाई कर दिया था मूर्तियों को बचाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमारे जो है नौजवान सैनिक अपने आप को सैक्रिफाई कर देते हैं देश के लिए, यहाँ पर भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव मेटल की कोरोजन को रोकने के लिए अपने आप को क्या कर देता है, सैक्रिफाई। तो इसलिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन इसलिए बोलते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पर जिस मेटल को हमें कोरोजन होने से बचाना है उसको हम कैथोड बना देते हैं, और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को क्या बना देते हैं हम, एनोड। एनोड मतलब RC, OA मतलब O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, RC, R मतलब रिडक्शन, C मतलब कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन में, जो हमारे अंडरग्राउंड होते हैं पाइपलाइंस, या जैसे हमारे शिप चलते हैं अंडर वाटर, तो जो पानी के अंदर है या ज़मीन के अंदर है उसका कोरोजन कैसे रोक पाएंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अटैच कर देते हैं हम। जैसे डायग्राम देखो आप, जैसे ये ज़मीन दिखा रखी है, अंडरग्राउंड में पाइपलाइन दिखा रखी है आयरन के नीचे, इसको हम कोटिंग करवा देते हैं, इसकी मतलब इसकी कोटिंग की बजाय अटैच कर देते हैं इसको हम। किसके साथ है, किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। अब नीचे देखो आयरन का मान लो ऑक्सीडेशन हो भी गया था, तो वो क्या करेगा, एनोड पे क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए उस आयरन के पास पहुंच गई, और वहाँ पर जो ऑक्सीडाइज हो गया था आयरन उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और अपने आप क्या हो जाएगा, फिर से वो रिड्यूस। तो 2-3 लाइनें जो लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं एक बारी। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सबमर्ज स्ट्रक्चर्स जैसे कि शिप या अंडरग्राउंड पाइप्स। In this method, the exposed surface of iron is protected by connecting it to some more reactive metal like मैग्नीशियम ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एनोड का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा जब ज़रूरत पड़ेगी आयरन को। तो
और आयरन क्या काम करेगा, कैथोड का। इन केस अंडरग्राउंड आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड देन मैग्नीशियम विल रिड्यूस इट अगेन, तो मैग्नीशियम उस आयरन को दोबारा से रिड्यूस कर देगा बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है आयरन के कंपैरिजन में। द ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम कैन बी इजीली रिप्लेस्ड, अभी जो ये मैग्नीशियम वगैरह के ब्लॉक ये तो बाहर होते हैं ना सरफेस से, तो ये आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, हम एक को हटा के दूसरा लगा देंगे। हमें पता है भी इतना वजन है मैग्नीशियम का, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वेट से क्या निकाल देंगे हम, वेट। मान लो मैग्नीशियम हमारा 24 ग्राम है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास कितना है 24, तो इसका मतलब इसमें एक मोल क्या होगा इसमें, एटम, और इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा वो, आयरन को। यानी कि आयरन का एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास है 56, तो 56 ग्राम के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमारा मैग्नीशियम कितना बहुत है 24 ग्राम। तो हमारा जो कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि कितनी अमाउंट मैग्नीशियम की हमें बाहर लगानी पड़ेगी और कितने टाइम तक ये चलेगी, तो उस हिसाब से हम ब्लॉक को उसी टाइम ड्यूरेशन में चेंज करते रहते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीडेशन होता है तो वो वाइट हो जाता है, तो कलर से भी हम पता लगा लेते हैं कि क्या कब हमने रिप्लेस करना है मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होता रहेगा, MgO बनता रहेगा, वाइट पाउडर बनता रहेगा, ठीक है, पाउडर बनता रहेगा, तो वो ख़त्म होता रहेगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं दूसरे ब्लॉक से। फोर्थ, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। देखो कोरोजन के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हवा और एक पानी, और तीसरा मेटल खुद। तो जो कार रेडिएटर हैं, कार रेडिएटर का काम क्या है, देखो जब कार चलती है तो इंजन गर्म होता है, उसको ठंडा रखने के लिए ठंडी हवा चाहिए। ठंडी हवा करने के लिए एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ होता है, और उसके बाहर पंखा चलता है। वो पंखा उसको हवा से ठंडा हो के हवा ठंडी हो जाएगी उससे, कंटेनर के पानी से, और फिर वो ठंडी हवा इंजन को ठंडा करती है। तो उसमें बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह हो के कोई सुराख अगर हो गया ना, तो वो वेल्डिंग करवाने से ठीक नहीं होगा। कंपनी वाले कहते हैं, है ना, वर्कशॉप वाले कहते हैं इसको तो एजेंसी में भेजना पड़ेगा, वहीं ठीक होके आएगा। वो क्या करते हैं, उसको जो आर्टिकल है का रेडिएटर है उसको वो कंपनी में भेजते हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको रेड हॉट नहीं, बॉइलिंग सॉल्यूशन होता है, एल्केलाइन बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट एंड फॉस्फेट, तो उसके अंदर डिप कर देते हैं वो उसको। तो उसकी सरफेस के ऊपर आयरन फॉस्फेट या क्रोमेट है तो आयरन क्रोमेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो बड़ी हार्ड होती है, जिसकी रस्टिंग नहीं होगी। और अल्कली का क्या काम है, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कोरोजन हमने करवाया था उसका क्या वजह है, देखो एक सेकंड में दिखाता हूँ ये रिएक्शन। ये जो कैथोड पे रिएक्शन होने वाली है, पहले एनोड पे क्या रिएक्शन है, कोरोजन में आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ये हाइड्रोजन आयन। अगर ये हाइड्रोजन आयन ये इलेक्ट्रॉन ना ले तो आयरन क्यों लूज करे, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए डाल दिया कि वो इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बना दे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो ये हाइड्रोजन आयन रहेंगे, ना ये आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए वापस हम वहीं आते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वाटर। तो 2-3 लाइनें जो लिखी हुई पढ़ लेते हैं। एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सम फॉस्फेट एंड क्रोमेट salts act as anti-rust solution when iron particles are dipped into boiling strongly alkaline solution of sodium phosphate. A protective insoluble film of iron phosphate is formed which doesn't corrode. और alkaline nature of solution prevent the availability of
हाइड्रोजन आयंस विच फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू Fe2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव में इसलिए बदल रहा था क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है उनको हाइड्रोजन आयन ले लेते थे। अब हाइड्रोजन आयन बचेंगे ही नहीं तो वो लेंगे क्या। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है और ये कार रेडिएटर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था बोर्ड में, CBSE बोर्ड में। तो ये एक आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।